Good morning, dear students. I am your botany teacher. My name is रवि प्रताप सिंह. मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊँगा. तो इससे पहले डायरेक्टली हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करें तो बेटर होगा कि आपको हम पहले कुछ ट्रिक्स बता दें कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको सब कुछ क्वेश्चंस मैनेज करने हैं. 2 महीने आपके पास लगभग है, तो 2 महीने में आपको कैसे सारी चीज़ों को क्विक रिवाइज करना है. तो हम आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक्स पे आएंगे डायरेक्टली. तो बच्चों, सबसे पहले जैसे कि आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना होगा कि आपके पास कितना टाइम है. आपके पास हार्डली 2 महीने है. आप मान लीजिए कि आपके पास करीब 2 महीने का टाइम है. तो 2 महीने में आपको बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत तेज़ी से रिवाइज करना है. एक तो पहली बात तो आपने सारा कुछ पढ़ रखा है, तो आपका ये जो रिवीजन क्लासेस चलेगा यहाँ पे आपको जो क्लासेस चलेगा वो बहुत तेज़ी से चलेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है. और सबसे पहले आपको पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड. दूसरा चैप्टर आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, फिर मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर आप पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बायोमोलिक्यूल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये तो आपका 11th वाला सारा पोर्शन हो गया. और ऐसे ही आप 12th वाला सारा पोर्शन पढ़ोगे. तो किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं ना, ये हम आपको पहले थोड़ा सा डिस्कस करके हम बता देंगे. तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले आपको ना बायो में बेसिकली आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे. एनसीईआरटी आपको 11th 12th सबके पास होगा ही होगा. तो जैसे आपको पता है कि बायो से टोटल 90 क्वेश्चंस आता है नीट में, और 90 इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है. अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो बायो का हेल्प आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा. फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपका रैंक बन जाएगा, नो डाउट, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा वो बायो से होगा. तो आपको अपना बायोलॉजी वाला जो पार्ट है ना बहुत बेटर करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा. तो जैसे 90 क्वेश्चंस आता है टोटल, तो आउट ऑफ 90 आप ये मान लीजिए कि अराउंड 55 के आसपास जो क्वेश्चंस है वो बॉटनी से आ जाता है, और जो 35 के आसपास है वो जूलॉजी से आ जाता है. और यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी, साथ में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. जो टीचर्स हैं इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हमने बोला कि 90 क्वेश्चंस है और 90 बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आता है टोटल, 90 में से अराउंड 85 के आसपास क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ जाता है. और 5 to 6 क्वेश्चन के आसपास, 5 से 6 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बाहर आ जाता है. लेकिन जो आप पढ़ोगे ना क्विक टाइम पे, जो हम रिवाइज करा देंगे, तो जो 5 से 6 क्वेश्चन बाहर का आता है ना आपको मिल जाएगा, नोट्स में आपके मिल जाएगा, या जो हम लोग बोलेंगे जूलॉजी बॉटनी में जो बोला जाएगा वो आपका सारा क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा. तो आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत तेज़ी से सब कुछ समझना है. तो एक तो जैसे आपको पता ही है इस टाइम पे कैसे माहौल है, कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा थ्रेट है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ऐसे में आपको यहाँ जेआरएस एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स तो हैं ही, अच्छे टीचर्स प्लस टेक्नोलॉजी, जो आप पढ़ रहे हो टेक्नोलॉजी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा. वैसे तो अच्छे टीचर का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, कहीं भी नहीं है. आपको अच्छे टीचर का रिप्लेसमेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छे टीचर प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का जो कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन हो जाता है, इतना ज़बरदस्त हो जाता है, जो आपको आपके मंजिल तक ले जाएगा. बस आपको चलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. ऑल द बेस्ट है उसके लिए आपको. तो हम बताते हैं यहाँ पे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन नीट में आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है. जैसे हम 11th वाला पार्ट सबसे पहले लिए हैं यहाँ पे, द लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन आता है अराउंड, आप ये मान लीजिए. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इससे आप ये मान लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको नीट में मिल जाएगा. प्लांट किंगडम से
अराउंड 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। मार्फोलॉजी से भी आप ये मान लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एनाटॉमी से भी आपको करीब 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन मान लीजिए। बायोमोलिक्यूल से भी 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। मिनरल न्यूट्रिशन से 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। फोटोसिंथेसिस से आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो टोटल अगर हम काउंट कर लें तो 3 3 6 1 7 3 10 2 12 2 14 3 17 18 2 20 21 23 2 25 2 27। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो 11th वाला पार्ट है, जो 11th वाला पार्ट है, इससे आप देखेंगे बॉटनी में आपको 27 से 30 क्वेश्चंस के आसपास में मिल जाएगा और लगभग 25 के अराउंड आपको ना ये जो 12th वाला बॉटनी है ना वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हम 12th वाले के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे चैप्टर्स आपको बॉटनी में पढ़ना है, जिसको हम रिमूव कर देते हैं। ऐसे अगर हम 12th वाले पार्ट में आ जाएं, 11th वाला तो हमने बता दिया, अगर हम 12th वाले पार्ट में आ जाएं तो आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे ही आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो ऐसे जो 12th वाला पार्ट है उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग वगैरह आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, और दूसरा वाला जो पार्ट है इसका एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है इकोलॉजी आ जाता है यहाँ से। इकोलॉजी में सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, लास्ट में है इन्वायरमेंट। तो ये चैप्टर्स आपको 12th में पढ़ने हैं, 12th वाले बॉटनी वाले पार्ट में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कितने क्वेश्चंस कहाँ से एक्सपेक्टेड है आता है। इस वाले चैप्टर से कोई ज़रूरी नहीं है, इस वाले से कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, एक आ सकता है। इस वाले से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, आपको मिल सकता है। और ये जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है इससे आप ये मान लीजिए कि आपको 4 क्वेश्चन मिल गया। और ये जो मॉलिक्यूलर वाला पार्ट है इससे भी आप मान लीजिए कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जो स्ट्रैटेजी है इससे 1 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ह्यूमन वेलफेयर से आपको 1 क्वेश्चन मिल सकता है।
बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, इससे आप ये मान लीजिए कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकता है। इकोसिस्टम से आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिल सकता है। बायोडाइवर्सिटी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है। इन्वायरमेंट वाला है, इससे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर हम टोटल काउंट कर लें तो 2 1 3 4 3 7 3 10 1 11 12 15 17 2 19 20 2 22, तो 2 3 2 3 हमने कर रखा है। तो आप देखेंगे ना, जो 12th वाला पार्ट है, 12th वाला पार्ट, जो 12th वाला पार्ट है, इससे आप देखेंगे ना कि आपको अराउंड 25 से 28 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इतने के आसपास मिल जाएगा। तो 11th और 12th दोनों मिला के आप देखेंगे ना, तो आपको 55 के आसपास, कम से कम 55 क्वेश्चंस आपको बॉटनी वाले पार्ट से मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल फोकस करके चलना है। क्वेश्चंस कहाँ से कितना बनता है तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में, अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट, कोई भी शब्द इधर उधर फालतू का नहीं पढ़ना, क्योंकि उसको आना नहीं है। तो टू द पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है। कंटेंट आपका कम हो, लेकिन जितना भी हो ना, बहुत अच्छा होना चाहिए कि बिल्कुल टू द पॉइंट आपका नीट में वहाँ से मिल जाए। तो द लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे डालते हैं, बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। लिविंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या खासियत होती है, यहाँ पे हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, 10 20 50 बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने बोला ना क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम वही पढ़ेंगे जो काम का है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर बढ़ना या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का बढ़ना। ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का, एक तो मास बढ़ना और दूसरा नंबर बढ़ना। ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ का, 2 कैरेक्टरिस्टिक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर बढ़ने से भी ग्रोथ होता है और मास बढ़ने से भी ग्रोथ होता है। ग्रोथ तो और भी है, लेंथ बढ़ने से भी हो सकता है, सरफेस एरिया बढ़ने से भी हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ने से भी हो सकता है, ये सब कुछ ग्रोथ है। तो ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हमने बोला है, मास और नंबर। तो बेटा अगर यहाँ पे हम ग्रोथ की बात करें तो अगर आप प्लांट में देखें, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इन प्लांट्स, ग्रोथ हम प्लांट में दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इन एनिमल्स। तो दोनों में आप देखोगे ग्रोथ का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट को हम
इनडिटर्मिनेट भी बोलते हैं। और लोकलाइज्ड होता है। एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो डेफिनिट है, या फिर इसको हम डिटर्मिनेट बोलते हैं, डिटर्मिनेट भी बोलते हैं। एंड अनलोकलाइज्ड को डिफ्यूज्ड भी बोला जाता है, डिफ्यूज्ड ग्रोथ। अब आप लोग समझे इसका मतलब क्या है। हमने बोला जो ग्रोथ है, ग्रोथ हमने यहाँ प्लांट में भी दिखा दिया और ग्रोथ हमने यहाँ पे एनिमल्स में भी दिखा दिया। तो प्लांट में ग्रोथ इनडेफिनिट है या इनडिटर्मिनेट है। इनडेफिनिट का मतलब, इनडिटर्मिनेट का मतलब जो कभी रुके ना, जिसको आप डिटरमाइन ना कर सको। इनडिटर्मिनेट है जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, निश्चित कालीन तक प्लांट ग्रो करता रहता है। ध्यान देना, प्लांट थ्रू आउट लाइफ, इसका मतलब है थ्रू आउट लाइफ ग्रो करता रहेगा, थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होना। लेकिन लोकलाइज्ड का मतलब ये है एट पर्टिकुलर लोकेलिटी, और आपको पता है वो लोकेलिटी है मेरिस्टेम। ध्यान देना, वो लोकेलिटी है मेरिस्टेम्स। आपने पढ़ा है कि प्लांट में पूरे बॉडी में मेरिस्टेम नहीं होता है, पर्टिकुलर लोकेशंस पे होता है। टिप पे है तो एपिकल मेरिस्टेम, दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, साइड में है तो लेटरल मेरिस्टेम। पढ़ा है आपने, तो पर्टिकुलर लोकेशंस पे है, इसलिए हमने बोल दिया लोकलाइज्ड ग्रोथ होना। और इनडेफिनिट का मतलब है कि पर्टिकुलर एज तक होना। ये नहीं कि पूरे लाइफ प्लांट में ग्रोथ होता रहेगा। प्लांट में जो यहाँ पे इनडेफिनिट हमने बोला है, तो इनडेफिनिट का मतलब ये है थ्रू आउट लाइफ होना, पूरे लाइफ ग्रोथ का होना इनडेफिनिट ग्रोथ कहलाता है। लोकलाइज का मतलब है पर्टिकुलर लोकेलिटी में होना, वो लोकेलिटी मेरिस्टेम है। और आप इधर एनिमल में पैटर्न देखेंगे, डेफिनिट या डिटर्मिनेट है तो ये पर्टिकुलर एज तक ही होगा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही होगा। ये नहीं कि पूरे लाइफ ग्रोथ होता रहेगा, वो प्लांट में होता है, लेकिन जब तक होगा। अनलोकलाइज्ड या डिफ्यूज का मतलब है होल बॉडी में होना, पूरे सिस्टम में होना, पूरे बॉडी में ग्रोथ होने को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ। जैसे आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है, एक कॉर्नर में आपने एक सिलेंडर ला के रख दिया, ठीक है, और सिलेंडर को आपने ओपन कर दिया, तो गैस का डिफ्यूजन सिर्फ कोने तक ही रहेगा क्या, कॉर्नर तक ही रहेगा क्या? नहीं, गैस तो पूरे सिस्टम में फैल जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो पूरे बॉडी में ग्रोथ होने को हम डिफ्यूज ग्रोथ बोलते हैं, डिफ्यूजन से बना, डिफ्यूजन पूरे सिस्टम में होता है ना। तो प्लांट में ग्रोथ पूरे लाइफ होता है, लेकिन पूरे बॉडी में नहीं होता, पर्टिकुलर लोकेशंस पे होता है। एनिमल में ग्रोथ पूरे बॉडी में नहीं होता है, ध्यान देना, एनिमल में ग्रोथ पूरे लाइफ नहीं होता है, लेकिन जब तक होता है पूरे बॉडी में होता है। तो पूरे बॉडी में जो ग्रोथ होता है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज ग्रोथ। पूरे लाइफ नहीं होता, ये आपने पढ़ा है, लेकिन जब तक होगा पूरे बॉडी में होगा। तो प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, हमने आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया है। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। अगर हम ये मान लें, अगर हम क्राइटेरिया ले लें इंक्रीज इन मास फॉर ग्रोथ। ध्यान देना बच्चों, अगर हम ये मान लें कि मास बढ़ने से ग्रोथ होता है, क्राइटेरिया हमने मान लिया कि मास इंक्रीज होने से ग्रोथ होता है, तो ऐसे में आप देखेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो ग्रो, इनमें भी ग्रोथ हो सकता है। ध्यान देना, इनमें भी ग्रोथ हो सकता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए सैंड माउंड है,
ध्यान देना आप लोग, सैंड माउंड है, माउंटेन है, बोल्डर्स मतलब बड़े साइज का पत्थर, इन सब में भी ग्रोथ हो सकता है अगर हम ये मान लें कि मास बढ़ने से ग्रोथ होता है। जैसा आप ये बताइए, सैंड माउंड है, रेत का टीला है, ठीक है, आपके घर के सामने रेत इकट्ठा है, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, रेत इकट्ठा है, मान लीजिए बहुत तेज़ी से हवा आया, रेत क्या हुआ, उड़ गया, या बाहर से धूल मिट्टी या रेत इकट्ठा होता रहा तो उसका मास बढ़ भी सकता है। जैसे मान लीजिए स्नोफॉल हो रहा है माउंटेन वगैरह पे, तो उसका मास क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, मास बढ़ भी सकता है। लेकिन ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो सकता है, लेकिन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है बच्चों, उसका पैटर्न डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ लिविंग। तो आप देख लीजिए, ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हमने दिखा दिया इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों में पैटर्न डिफरेंट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो ग्रोथ होता है एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल, और लिविंग में जो ग्रोथ होता है इंट्रिंसिक या इंटरनल होता है। आप देखेंगे इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ होता है, एक्सट्रिंसिक होता है और रिवर्सिबल है, और इसमें इंट्रिंसिक एंड इरिवर्सिबल आपको मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, आप समझ लीजिए। हमने बोला कि ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है ना, इसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब जो मटेरियल्स है ना, मटेरियल्स बाहर से एक्यूमुलेट होंगे, बाहर से इकट्ठा होता जाएगा, जिससे उसका मास बढ़ता जाएगा, और वो रिवर्सिबल है। जैसे हमने बोला नहीं कि बहुत तेज़ी से हवा आया, रेत उड़ गया, धूल मिट्टी है उड़ गया, उसका मास तो फिर से क्या हो गया, कम हो गया ना। तो वो रिवर्सिबल है और मटेरियल का एक्यूमुलेशन बाहर से हो रहा था। और लिविंग में आप देखेंगे जो मटेरियल का एक्यूमुलेशन है वो अंदर से, बॉडी के इंटरनल साइड से होगा, तो वो इंटरनल है और इरिवर्सिबल है, वो उल्टा कम नहीं होगा, इरिवर्सिबल है। तो प्लांट और एनिमल में ग्रोथ का पैटर्न डिफर करता था। लिविंग और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो डिफर करता है, जो आपके सामने हमने यहाँ पे दिखाया। तो आप ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होता है, किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होता है। तो ग्रोथ किसका कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है, तो ये बात क्या हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो सकता है अगर हम क्राइटेरिया मास ले लें। फिर से सुनिएगा, नॉन लिविंग और डेड दोनों में डिफरेंस है। नॉन लिविंग वो है जो कभी लिविंग था ही नहीं, और डेड वो है जो पहले कभी लिविंग था, दोनों में डिफरेंस है। डेड भी पहले कभी लिविंग था, नॉन लिविंग तो कभी लिविंग था ही नहीं, लेकिन जो डेड है वो पहले कभी लिविंग था। सांस भी पहले कभी बहुत ही, ध्यान देना आप लोग। तो आप बताइए, हम अगर बोलें कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है, तो क्या सही है, क्या नहीं, गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो सकता है, लेकिन ग्रोथ किसी डेड में नहीं होता है। इसका मतलब ग्रोथ किसका कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग का है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है। ये बात सही है क्या, गलत है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है। इसका मतलब ग्रोथ को हम लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में आ सकता है। ग्रोथ इज नॉट a defining feature of living। जो ग्रोथ है ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक तो है, लिविंग का खासियत तो है, लेकिन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो सकता है। ये आप याद रखिएगा।
ग्रोथ का क्या, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैविंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैविंग features more or less similar to the parents, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना। ये 2 टाइप्स है, आपने पढ़ा है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके जो फीचर्स हैं पेरेंट्स से मोर और लेस सिमिलर होंगे। तो ये बताइए, सेक्सुअल और एसेक्सुअल 2 टाइप का रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ना, उनमें वेरिएशंस आता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व होता है, क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इससे क्लोन बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो उससे क्लोन बनता है। तो आप ये बताएं जरा हमको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बना वो लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स, और जो एसेक्सुअल से बना वो मोर सिमिलर टू द पेरेंट्स। यही वजह लिखा हुआ है यहाँ पे, मोर और लेस सिमिलर, ठीक है, मोर सिमिलर लेस सिमिलर 2 तरीके हैं यहाँ पे। मोर सिमिलर मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना होगा, लेस सिमिलर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेसेस होते हैं, आप उसमें देखेंगे लगभग दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म में, अगर वो रियल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जो प्रोसेसेस हैं सब में एक ही जैसा होगा, सेम होगा। अरे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो सकता है? मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा, और क्या, यही मतलब गैमेट्स का फ्यूजन होना, जायगोट का फॉर्मेशन होना। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये प्रोसेस तो क्या है, कॉमन है, सेम है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। मतलब आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से हो सकता है, थ्रू स्पोर्स के थ्रू हो सकता है, आप देखेंगे बडिंग के थ्रू हो सकता है, बडिंग के थ्रू हो सकता है, आप देखेंगे फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन। इसके अलावा कटिंग ग्राफ्टिंग है, प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तो वेजिटेटिव भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, इसमें मेथड्स बहुत ज़्यादा हैं, वेरिएशंस आपको मिलेगा, तरीके आपको बहुत ज़्यादा वेरिएबल टाइप के मिलेंगे। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें तरीके बहुत कम हैं, तरीके उसमें बहुत कम है। गैमेट का फ्यूजन, गैमेट जायगोट का बनना, ये प्रोसेसेस है। तो आप यहाँ पे देखें, किसी भी डेड में या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है क्या? नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन किसका कैरेक्टर है? लिविंग का है। लेकिन क्या दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते ही करते हैं क्या? उनमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता ही होता है क्या? ऐसी बात तो नहीं है। आप खुद ही देखिए, आपके पड़ोस में जो गुप्ता जी रहते हैं, गुप्ता जी और गुप्ताइन जी रहती हैं, जो उनके बेबी कहाँ हुआ यार? उनके मैरिज के कई साल हो गए, उनके ऑफस्प्रिंग कहाँ प्रोड्यूस हुआ? तो क्या वो लिविंग नहीं है क्या? वो बिल्कुल लिविंग है, लेकिन रिप्रोडक्शन तो उसमें हुआ नहीं। ऐसे ही आप देखिए, हनी बी में जो वर्कर्स होते हैं उनमें ऑफस्प्रिंग कहाँ प्रोड्यूस होता है? ऐसे जो देखिए आप, म्यूल होता है, म्यूल में ऑफस्प्रिंग कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो क्या वो लिविंग नहीं है क्या? तो रिप्रोडक्शन को आप डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। वो स्टेराइल हो सकता है, इनफर्टाइल भी हो सकता है, लेकिन किसी भी डेड या नॉन लिविंग में, किसी भी डेड या नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं,
reproduction is not a defining feature of living का defining feature नहीं है, ये हमने लिख दिया। एक दो लाइन हमको और बताना है आपको कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दोनों प्रोसेस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनिमस, दोनों प्रोसेस सिनोनिमस है, एक ही बात है, सेम है। क्या मतलब हुआ? जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का मतलब किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। इसमें आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, हम एग्जांपल लीजिए, ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो बेटा बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है ना, बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है ये। तो इनमें बाइनरी फिजन हुआ, बाइनरी फिजन से दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, दो डॉटर सेल्स बन गए, 2 से 4 बन गए। तो एक बात ये बताएं आप, 1 से 2 बन गया, ठीक है, तो क्या बढ़ा? नंबर बढ़ा। 1 से 2 बना तो नंबर बढ़ा। तो ये बताइए नंबर बढ़ना क्या था? याद है आपको, हमने बताया था ग्रोथ, नंबर बढ़ना ग्रोथ था। और बाइनरी फिजन तो रिप्रोडक्शन भी होता है यार। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 से 2 बना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एक बाइनरी फिजन से 1 से 2 बना, क्या बढ़ा? नंबर बढ़ा। तो नंबर बढ़ना ग्रोथ था, और रिप्रोडक्शन भी तो यही है, 1 से 2 बनना, रिप्रोडक्शन भी तो यही है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों बात सेम है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हायर प्लांट्स और एनिमल्स है, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें आप देखेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों ना बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दोनों प्रोसेस अलग अलग है। क्या मतलब हुआ? एक्सक्लूसिव इनक्लूसिव, क्या मतलब है इसका? जैसे आप देखें, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है, ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग है, डिफरेंट है, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है, जैसे आप देखिए ह्यूमन का बेबी है, मान लीजिए बेबी प्रोड्यूस हुआ, बच्चा पैदा हुआ, बेबी प्रोड्यूस हुआ, तो सबसे पहले बेटा उसमें क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। वो जुवेनाइल फेज, एडोलसेंस फेज, मतलब धीरे धीरे उसमें क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। फिर एक मेच्योरिटी स्टेज तक आता है, फिर उसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो पहले क्या हुआ? पहले ग्रोथ हुआ, फिर रिप्रोडक्शन हुआ। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों बात अलग अलग है, डिफरेंट है, ध्यान देना। बोथ आर डिफरेंट थिंग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, डिफरेंट थिंग्स। जबकि यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों बात सेम था। हायर प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों चीज़ें अलग है। पहले क्या होगा? ग्रोथ होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा। दोनों चीज़ें, ध्यान देना, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन डिफरेंट है। इंटरकनेक्टेड क्यों है? बिना ग्रोथ के रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ग्रोथ से कनेक्टेड है कि पहले ग्रोथ होगा फिर रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन दोनों प्रोसेस एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से डिफरेंट है। पहले ग्रोथ फिर रिप्रोडक्शन, डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों बात एक नहीं है।
तो यहाँ पे देखें आप लोग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है हम आपको पहले बता दें। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है बच्चों, बॉडी के अंदर सम टोटल ऑफ जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, वो मेटाबॉलिज्म है। द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring inside body मतलब सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, वो मेटाबॉलिज्म है। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को एम्फीबॉलिज्म भी बोलते हैं। एम्फी का मतलब होता है दो टाइप का बॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होता है ना, ये कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म क्या है? डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। किसी चीज़ का बनना, किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होना, टूटना। जैसे फोटोसिंथेसिस में, जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस में फूड का बनना होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोसेस एनाबॉलिक है। रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। और बेटा, जब एनाबॉलिक प्रोसेस एक्सीड कर जाता है कैटाबॉलिज्म को, जब एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाए कैटाबॉलिज्म से, तभी ग्रोथ होता है। ध्यान देना, व्हेन एनाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म देन ग्रोथ अकर्स, पॉजिटिव ग्रोथ होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। तो जो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, इसको एंजाइम कराता है। आप देखिए, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, इन सब में कहीं ना कहीं डाइजेशन है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है ये सब। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कंट्रोल्ड बाई एंजाइम्स। जैसे आप ये देखें, ये सेल है, सेल, और आपको पता है कि सेल लिविंग सिस्टम है, लिविंग थिंग है, ये लिविंग सिस्टम है। और सेल के अंदर ये मान लीजिए कोई एंजाइम है, एंजाइम ई से हमने दिखा दिया, और हमने बोला कि मेटाबॉलिक प्रोसेस कंट्रोल्ड बाई, कैटलाइज्ड बाई एंजाइम्स। ये एंजाइम है और यहाँ पे इसका ये कोई सबस्ट्रेट है, ये इसका सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के एक्टिव साइट से जो पॉकेट बना होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ये पॉकेट बना है तो इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। जाके एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट का यहाँ पे बाइंडिंग हुआ, और बाइंडिंग होते ही क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। और एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में ले जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में जो सबस्ट्रेट है वो ब्रेक कर जाता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी ना एक टाइप का मेटाबॉलिज्म था। बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, छोटे साइज के, बड़े साइज के, उनसे बायोमोलिक्यूल बन जाता है। बायोमोलिक्यूल में कन्वर्जन हो भी एक, उसमें केमिकल्स का बायोमोलिक्यूल में कन्वर्जन होना भी ना एक टाइप का मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये सेल लिविंग थिंग था, और ये जो रिएक्शंस चल रहा था ना, ये रिएक्शन भी क्या था? लिविंग था। ये रिएक्शन भी लिविंग रिएक्शन था, क्योंकि यही रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। अब आप ये देखें जरा, तो अब आप ये थोड़ा सा ध्यान दें, ये सारा प्रोसेस ना सेल के अंदर हो रहा है। सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है, बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं इन वीवो। जो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर हो रहा है, तो सेल लिविंग चीज़ है, और ये रिएक्शन भी लिविंग था,
क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, जिससे सेल लिविंग स्टेट में मेंटेन है। तो ये रिएक्शन भी लिविंग है और ये सेल भी लिविंग है। अब बेटा ये ध्यान देना, ये इन वीवो चल रहा था। अब एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा कि मेटाबॉलिज्म को हम इन विट्रो कंडीशन में भी हम दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी दिखा सकते हैं। इन विट्रो, अगर कोई भी प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, लैब में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ग्लास में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो प्रोसेस। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको हम सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये जो टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म होगा उसको हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। तो हमने क्या किया, सेल से, बॉडी से एंजाइम निकाल लिया और सबस्ट्रेट भी निकाल लिया, ऐड कर दिया। तो आप ये बताइए, ये जो सबस्ट्रेट है, टेस्ट ट्यूब में भी ना सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से बाइंड कर जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर E+P प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म करा सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड आउटसाइड बॉडी इन टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो कंडीशंस में टेस्ट ट्यूब में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात बताइए हमको ज़रा, ये जो टेस्ट ट्यूब में आप मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब कोई लिविंग चीज़ है क्या? टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, टेस्ट ट्यूब मेटाबॉलिज्म थोड़ी ना कर रहा है। टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, टेस्ट ट्यूब मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म हो रहा है वो रिएक्शन तो लिविंग है, क्योंकि यही रिएक्शन सेल के अंदर चल रहा था, वो रिएक्शन तो लिविंग है, लेकिन ये चीज़ लिविंग नहीं है। टेस्ट ट्यूब इज नॉट अ लिविंग थिंग। दिस इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नॉट अ लिविंग थिंग। टेस्ट ट्यूब इज नॉट अ लिविंग थिंग, बट उसके अंदर जो रिएक्शन चल रहा है वो लिविंग रिएक्शन है। तो ये बताइए, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, फंजाई, सब आप देखोगे ना, अगर वो लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म जरूर होगा। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म जरूर होता है बेटा। और किसी भी डेड में या नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म होता हो। किसी भी नॉन लिविंग में, डेड में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ध्यान दो, टेस्ट ट्यूब मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है, टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, टेस्ट ट्यूब नहीं कर रहा है। तो किसी डेड में, नॉन लिविंग, कोई डेड या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं करता है, उसमें होता है, वो नहीं करता है। तो मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग में होता है, किसी डेड या नॉन लिविंग में नहीं होता। कोई डेड या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक भी है और डिफाइनिंग फीचर भी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, वो लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन बेटा अब मेटाबॉलिज्म में भी ध्यान दो, अगर क्वेश्चन आ जाए इन विट्रो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, तो गलत है। इन विट्रो मेटाबॉलिज्म इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। हम कह रहे हैं यार एक बात ये बताओ, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब लिविंग है ही नहीं, तो टेस्ट ट्यूब में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो डिफाइनिंग फीचर लिविंग का कैसे हो जाएगा? ये जो मेटाबॉलिज्म है ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। इन वीवो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, बट इन विट्रो मेटाबॉलिज्म इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो सिंपली अगर क्वेश्चन आ जाए मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, यस बिल्कुल है। अगर आ जाए इन विट्रो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ये गलत है। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है लेकिन इन वीवो वाला, नॉट द इन विट्रो। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर, गलत है। ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ये गलत है। अगर आ जाए इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ये ठीक है भाई साहब, क्योंकि लिविंग में तो ग्रोथ इंट्रिंसिक ही हो रहा है ना, तो ये ठीक है। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मेटाबॉलिज्म में भी कौन सा? इन वीवो वाला, नॉट इन विट्रो।
अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। द एबिलिटी टू सेंस, सेंस मतलब फील करना, सेंस द सराउंडिंग, द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड मीन्स रिप्लाई करना, रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई या स्टिमुलस, प्लूरल हो गया स्टिमुलाई। तो द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम अवेयरनेस भी बोलते हैं। और ये जो स्टिमुलाई होता है बेटा, ये कुछ भी हो सकता है, ये केमिकल भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है, ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ये कोई मेडिसिन, मेडिसिन केमिकल हो गया, मेडिसिन हो सकता है। आप बाहर निकलते हो, धूल मिट्टी भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें ज़रा, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ये जो स्टिमुलस है ना, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए आप ये देखें, आप जैसे मान लीजिए आप अपने क्लास में बैठे हुए हैं, किसी ने आपको पिंच कर दिया, चिकोटी काट लिया, तो चिकोटी काटना, पिंच करना एक फिजिकल स्टिमुलस हो गया। और जैसे ही काटा ना, आपका हाथ अपने आप वहाँ से हट गया। जैसे आपको कोई चींटी कहीं पे काट लेता है तो आपका हाथ अपने आप वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू वहाँ पहुँच जाता है। तो वो चींटी का काटना एक स्टिमुलस था, फिर आपने रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया, आपका हाथ वहाँ पे पहुँच गया, तो वो आपका रिस्पॉन्स था। ऐसे ही मान लीजिए धूल मिट्टी से, मान लीजिए जब आपके ऊपर पड़ता है तो आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो धूल मिट्टी क्या था? स्टिमुलस था। एलर्जिक रिएक्शन का होना क्या है? वो रेस्पॉन्स है आपका। ऐसी मेडिसिन आप लेते हो तो बॉडी में रिस्पॉन्ड आता है, तो मेडिसिन क्या था? स्टिमुलस था। तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। बाकी जो उसका रेस्पॉन्स होगा उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और इसके लिए ना, इसके लिए सेंस ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। तो कॉन्शियसनेस के लिए क्या ज़रूरत है? सेंस ऑर्गन की ज़रूरत है, स्टिमुलस की ज़रूरत है, इन सब का रिक्वायरमेंट है फॉर कॉन्शियसनेस। और आप देखेंगे जो कॉन्शियसनेस है ना, ये आप देखेंगे ना, ये किसी डेड या नॉन लिविंग में नहीं होता है। उसका अपना कोई इनबिल्ट सिस्टम नहीं है कि उसमें कॉन्शियसनेस होगा, सेंस ऑर्गन चाहिए उसमें। तो जो कॉन्शियसनेस है ये डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। लिविंग का ये डिफाइनिंग फीचर और सब में होता है। अगर वो लिविंग है ना, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, बैक्टीरिया, फंजाई है, प्लांट है, एनिमल है, सब में आप देखोगे कॉन्शियसनेस आपको मिलेगा। तो कॉन्शियसनेस इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। और ये लिविंग का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट क्लियर और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ये कॉन्शियसनेस। इसके लिए सेंस ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनिंग होना ज़रूरी है, ये चाहिए होता है। हम जैसे लाइट की बात अगर करें, लाइट पीरियड, लाइट पीरियड, या इसको हम बोल सकते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, जो लाइट पीरियड होता है ये अफेक्ट करता है, अफेक्ट रिप्रोडक्शन। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स both in plants and animals. बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो लाइट पीरियड होता है, फोटो पीरियड होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स। किसी को लाइट कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, नहीं चाहिए, तो उनके लिए, किसके लिए? फ्लावरिंग करने के लिए। तो स्टिमुलस क्या था वहाँ पे? लाइट था, फोटो पीरियड था, रेस्पॉन्स क्या था? फ्लावरिंग होना।
तो लाइट यहाँ पे स्टिमुलस का काम करता है। और सीजनल ब्रीडर, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर फल आप खाते हैं तो ये फल इसी सीजन में मिलता है, तो वो सीजनल, वो प्लांट जो था ना वो सीजनल ब्रीडर था। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो सीजनल ब्रीडर्स हैं। और सीजनल ब्रीडर्स केवल प्लांट ही नहीं होता है या केवल एनिमल ही नहीं होता है, प्लांट और एनिमल दोनों सीजनल ब्रीडर्स हो सकते हैं। और उनके लिए स्टिमुलस का काम कौन कर रहा था? लाइट कर रहा था। तो लाइट पीरियड या फोटो पीरियड ये रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स में, और सीजनल ब्रीडर्स प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो होता है ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होता है। अब बच्चों ध्यान देना, एक शब्द आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, या फिर हम इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस या सेल्फ अवेयरनेस, ये जो होता है ये डिफाइनिंग फीचर था, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबका था। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमंस ओनली। ये केवल ह्यूमन का डिफाइनिंग फीचर है, जबकि जबकि कॉन्शियसनेस था वो सबका था, ये सिर्फ ह्यूमन का ही डिफाइनिंग फीचर है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? द ह्यूमंस आर ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, जो खुद से वाकिफ है वो सिर्फ ह्यूमन ही है। खुद से वाकिफ होने का क्या मतलब है? सेल्फ अवेयरनेस होने का क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि इस टाइम पे कोरोना वायरस कोविड-19 का बहुत ज़्यादा थ्रेट है, बहुत ज़्यादा खतरा है, तो क्या कोई एनिमल मास्क लगा के घूमता है क्या? या कोई प्लांट मास्क लगाए रहता है क्या उससे बचने के लिए? नहीं। लेकिन ह्यूमन तो मास्क लगाता है ना, क्योंकि वो क्या है? सेल्फ अवेयर है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद से वाकिफ होना, सेल्फ कॉन्शियसनेस होना सिर्फ ह्यूमन में होता है बस, एनिमल में नहीं होता है। एनिमल देखिए जहाँ पे रहता है वहीं पे वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट कर देता है, निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है। ह्यूमन में ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। एनिमल में आप देखिए, एनिमल में जैसे आप ह्यूमन में देखिए, ह्यूमन में एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम दो हमारे दो, ऐसा कंसेप्ट है। और एनिमल में होने दो होने दो। तो आप देखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में मिला आपको? ह्यूमन में मिला। प्लांट में, एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमंस ओनली। ऐसे आप देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप देखेंगे ये डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है बच्चों? आप ध्यान दो, एक बात ये बताइए, जैसे सेल है, सेल टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये बताइए कहानी सेल से स्टार्ट होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू बना, टिश्यू के इंटरेक्शन से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ये इसको हम बोलते हैं हायरार्की। ये जो हायरार्की होता है, सेलुलर हायरार्की होता है। हायरार्की में हमेशा याद रखिएगा, ऐसे आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ेंगे, हायरार्की में जो ऊपर वाला होता है ना, वो अपने से जस्ट नीचे वाले के एग्रीगेशन से बनता है, कलेक्शन से बनता है। तो टिश्यू किससे बना? सेल के इंटरेक्शन से बना। ऑर्गन टिश्यू के इंटरेक्शन से बना। तो ये बताइए, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से सेल नहीं बना। टिश्यू से सेल बना होता तो एरो उल्टा लगा होता। तो आप याद रखिए, सेल से टिश्यू बना है, तो सेल की प्रॉपर्टीज टिश्यू में होगा
लेकिन टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमसे आप बने हो मान लो, तो हमारी प्रॉपर्टी आप में होगा, आपकी प्रॉपर्टी हमारे अंदर नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे ना सेल से टिश्यू बना है, तो सेल की प्रॉपर्टी आपको टिश्यू में मिलेगा, लेकिन टिश्यू की प्रॉपर्टी आपको सेल में नहीं मिलेगा। ऐसे ही ऑर्गन की प्रॉपर्टी ऑर्गन सिस्टम में मिलेगा, लेकिन पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी एक ऑर्गन में कैसे आ सकता है? तो सेल की प्रॉपर्टी टिश्यू में मिलेगा, टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में नहीं मिलेगा। तो सेल में टिश्यू की प्रॉपर्टी कैसे आएगी? जब बहुत सारे सेल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे ना, तब जाके टिश्यू बनेगा, टिश्यू की प्रॉपर्टी आएगी। तो ये बताइए, जैसे हम बोल दें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर वो लिविंग है तो कम से कम उसमें सेल तो होगा ही होगा यार। ऑर्गेनिज्म का मतलब ही है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन से ही बना है बेटा। तो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल तो होगा ही होगा, टिश्यू जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी तो हो सकता है, यूनिसेलुलर भी तो हो सकता है, मोनेरेंस हो सकता है, प्रोटिस्टेंस हो सकता है जो सिंगल सेल्ड होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? वो मोनेरेंस भी हो सकता है, प्रोटिस्टेंस भी हो सकता है, सिंगल सेल्ड भी हो सकता है। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल में टिश्यू कहाँ है यार? सेल ही तो है, लेकिन सेल सब में है, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपको याद रखना है, ये आपको समझना है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। तो आपने IUCN का नाम सुना होगा। अकॉर्डिंग टू IUCN, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी ये लगभग 1.7 to 1.8 इतना मिलियन है। मतलब पूरी दुनिया में, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो 17 से 18 लाख इतने अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आपको मिलेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नंबर and types of organisms, number and types of organisms present in entire earth, present on the entire earth। मतलब पूरे अर्थ पे अलग अलग टाइप के कितने नंबर ऑफ स्पीसीज मौजूद हैं, कितने ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज मौजूद हैं, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और बायोडाइवर्सिटी में बच्चों ध्यान दो, बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ एनिमल ही नहीं होता, सिर्फ प्लांट ही नहीं होता, सिर्फ माइक्रोब ही नहीं होता, उसमें सब कुछ होता है। तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स सबको मिला के हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वेरिएशंस इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब आप देखेंगे हमने लिखा है नंबर एंड टाइप्स। जैसे आप ये देखिए, ह्यूमन एक टाइप हो गया, ह्यूमन एक टाइप हो गया, होमो सेपियंस एक टाइप हो गया, लेकिन एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो नंबर कितना हो गया? 100 हो गया। ऐसे हिंदुस्तान में ही आप देखिए, इंडिया में ही देखिए, 130-135 करोड़ लोग हैं। टाइप तो क्या है? वो एक ही टाइप के लोग हैं ना, ह्यूमन ही है, होमो सेपियंस ही सब कुछ है। स्पीसीज तो सबका क्या है? ह्यूमन का सेम है, लेकिन वो नंबर कितना हो गया? बहुत हो गया। तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स, प्लांट के, एनिमल्स के, माइक्रोब्स के, जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और IUCN ने बोला है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN ये बोलता है कि पूरे वर्ल्ड में टोटल 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं,
1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। और इतना ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी होने के पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न है बच्चों एडाप्टेशन होना, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म का एडाप्टेशन होना, और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेज। जितना ज़्यादा इवोल्यूशन होता गया उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का नंबर टाइप बढ़ता गया, और एडाप्टेशन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इतना ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए। और आप देखेंगे ना बायोडाइवर्सिटी में मैक्सिमम 70% आपको एनिमल्स मिलेंगे, 22% आपको प्लांट्स मिलेंगे, और ओनली 8% आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। तो पूरे बायोडाइवर्सिटी का अकेले 17 से 18 लाख स्पीसीज में से मोर देन 70%, ऑलमोस्ट 70% आपको एनिमल्स मिलेगा, ओनली 22% आपको प्लांट मिलेगा। 17 से 18 लाख का स्पीसीज है ये टोटल, और केवल 8% आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। तो माइक्रोब्स सबसे कम है। टैक्सोनॉमी, ये जो टैक्सोनॉमी होता है बच्चों, ये ग्रीक शब्द है, और ये टर्म सबसे पहले यूज किया था, टर्म यूज्ड बाय A.P.D. कैंडोले। एक नाम सुना होगा आपने, A.P.D. कैंडोले। इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द का यूज किया था। ये ग्रीक शब्द है, टैक्सिस प्लस नॉमस से मिलके बना है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट होना, नॉमस का मतलब होता है रूल। एक रूल के हिसाब से अरेंजमेंट करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी क्या है हम आपको बता दें। टैक्सोनॉमी डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड nomenclature. Taxonomy deals with the study of principles and procedures of classification and nomenclature. तो इसमें हम क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, आइडेंटिफिकेशन है, ये सब हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में। और ये जो टैक्सोनॉमी है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा हम और बताते हैं। इसमें ये दो टाइप का है, 2 टाइप्स। एक है क्लासिकल टैक्सोनॉमी और दूसरा है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल मार्फोलॉजी के बेसिस पे था, तो इसको हम मार्फो टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। इसको हम मार्फो टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो था बच्चों, ध्यान देना, ये बेस था किस बेसिस पे? मतलब पहले के ज़माने में, बहुत पहले, जब किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट का डिस्कवरी होता था, तो जो टैक्सोनॉमिस्ट होते थे ना, उसके एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे, मार्फोलॉजी के बेसिस पे उसका टैक्सोनॉमी कर देते थे। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मीन्स मार्फोलॉजिकल फीचर्स, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल या मार्फोलॉजिकल फीचर्स, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। ये जो मॉडर्न है ना, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल तो है ही, एक्सटर्नल है, साथ में इंटरनल है। इंटरनल का मीन्स होता है एनाटॉमिकल, मार्फोलॉजिकल है, इंटरनल मीन्स एनाटॉमिकल है, एनाटॉमिकल फीचर्स, साथ में सेल का स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम ऑन्टोजेनी भी बोलते हैं, ऑन्टोजेनी डेवलपमेंटल प्रोसेस है। एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस भी है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, जो टैक्सोनॉमी है 2 टाइप का, क्लासिकल और मॉडर्न।
पहले ज़माने में जो टैक्सोनॉमी होता था वो ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख के ही ना उसके कैरेक्टर को स्टडी करके टैक्सोनॉमी कर दिया जाता था, वो क्लासिकल था। मॉडर्न में क्या है, किसी भी कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट अब जब किसी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, एनिमल का डिस्कवरी करता है तो वो एक्सटर्नल कैरेक्टर भी लेता है, इंटरनल मतलब एनाटॉमिकल कैरेक्टर भी लेता है, सेल का स्ट्रक्चर भी लेता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम ऑन्टोजेनी बोलते हैं, तो डेवलपमेंटल प्रोसेस भी लेता है। ऑन्टोजेनी का मतलब है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एम्ब्रियो टू द एडल्ट, फ्रॉम एम्ब्रियो टू द एडल्ट, उसका कैसे ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑन्टोजेनी। और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब जिस ऑर्गेनिज्म का आप टैक्सोनॉमी कर रहे हो, इकोलॉजी में उसका क्या रोल है, वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, उसका क्या रोल है ना, वो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इसके बेसिस पे हम जब टैक्सोनॉमी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, टैक्सोनॉमी के 4 पार्ट्स हैं। क्या क्या है? CICN, ध्यान देना है आपको, CICN मीन्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये 4 पार्ट है टैक्सोनॉमी के। तो क्या क्या है, आप एज्यूम कर लेना कि आपने किसी प्लांट का डिस्कवरी किया या किसी एनिमल का डिस्कवरी किया और उसका टैक्सोनॉमी आपको करना है। तो पहला है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना, टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है टू रिकॉग्नाइज द सिमिलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू रिकॉग्नाइज द सिमिलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए किसी प्लांट को आपने डिस्कवर किया, ठीक है, तो उस प्लांट का सिमिलैरिटी हमको पहचानना है, जो प्लांट हम ऑलरेडी डिस्कवर कर रखे हैं ना उससे, तो उन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है उसको पहचानना, ये कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। और तीसरा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जैसे आपने पढ़ा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, 7 कैटेगरी पढ़ा होगा, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। उस अलग अलग कैटेगरीज में उस न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग या प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग या प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? जो आपने डिस्कवर किया है। ग्रुपिंग या प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कन्वीनियंट कैटेगरीज या सब कैटेगरीज। सब कैटेगरी का मतलब क्या है? सब किंगडम, सब फाइलम, सब क्लास, ये सब पढ़ा है ना, सब ऑर्डर। ऑन द बेसिस ऑफ easily observed characters on the basis of similarity and dissimilarity। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है उसको अलग अलग कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में प्लेस कर देना, रख देना, उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे उसको रख देना ही कहलाता है क्लासिफिकेशन।
और क्लासिफिकेशन से फ़ायदा क्या है, क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि क्लासिफिकेशन से जो आपका स्टडी है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है स्टडी। क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी सिंपल एंड ईजी। आप ये बताइए कि पूरी दुनिया में 17 से 18 लाख स्पीसीज है। अब किसी टैक्सोनॉमिस्ट को पूरे 17 से 18 लाख स्पीसीज का टैक्सोनॉमी करना पड़ जाए अगर अलग अलग, तो उससे तो पूरा लाइफ उसका टैक्सोनॉमी में करने में ही बीत जाएगा यार। तो दुनिया में बाकी काम करेगा क्या? वो टैक्सोनॉमी करने के लिए पैदा हुआ है क्या? उसको बहुत सारा काम करना है। तो टैक्सोनॉमी से क्या होता है, स्टडी आपका, क्लासिफिकेशन से आपका स्टडी बहुत ही सिंपल हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी 10 ऑर्गेनिज्म का आपने क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है, और कोई नए ऑर्गेनिज्म आपको मिला, तो आप उस ऑर्गेनिज्म को उन सब से कंपेयर कर लो जिसका पहले आपने क्लासिफिकेशन कर रखा है। सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे इस नए वाले को भी आप क्या कर दो, क्लासीफाई कर दो। तो इससे आपका काम बड़ा सिंपल हो गया, आसान हो गया। क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी सिंपल एंड ईजी, ये हमने लिखा है। लास्ट में लिखा है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड नाम दे देना, स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है उसको एक स्टैंडर्ड नाम दे देना, एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट नेम दे देना। जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है उसको एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट बिल्कुल अलग सा नाम दे देना, स्टैंडर्ड नाम दे देना, ताकि वो उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए। नामकरण करना ये कहलाता है नॉमेनक्लेचर। स्टैंडर्डाइज द नेमिंग या नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट it can be recognized, so that it can be recognized by the same name, उसी नाम से जाना जाए, पहचाना जाए, by the same name all over the world, ताकि वो पूरी दुनिया में ना उसी नाम से जाना जाए, पहचाना जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर दो टाइप का है, टू टाइप्स। नॉमेनक्लेचर टू टाइप्स, एक है वर्नाकुलर नेम और एक है साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम। वर्नाकुलर नेम और दूसरा है साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम। जो वर्नाकुलर नेम होता है बेटा, ये लोकल नेम होता है, लोकल नेम या कॉमन नेम होता है, लोकल नेम या कॉमन नेम, और ये वेरी करता है, डिफ़र करता है, वेरी प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है, ये स्टैंडर्ड नेम नहीं है, ध्यान देना, नॉट स्टैंडर्ड, लोकल। लोकल का मतलब है लोकेलिटी बदलने से ये बदल जाएगा। लोकल नेम है, लोकेलिटी बदलने से बदल जाता है ये नाम, ये लोकल नेम है। स्टैंडर्ड नेम जो होता है, ये साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम स्टैंडर्ड नेम है, ये यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सेम है, उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में वो प्लांट जाना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है। चाइना में भी इसको मैंगीफेरा इंडिका बोला जाएगा, पाकिस्तान में भी बोला जाएगा, इंडिया में भी बोला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी बोला जाएगा। तो मैंगीफेरा इंडिका जो होता है ना, ये स्टैंडर्ड नेम है। मैंगो का ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका ही होता है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसमें जैसे आप देखेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही आप देखेंगे ट्राइनोमियल
ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये सब आ जाता है साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम में आ जाता है। तो हम थोड़ा सा बाइनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो ये सबसे पहले दिया था गिवन बाय कैरोलस लीनियस। इसको कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। ये स्वीडन के रहने वाले थे, ये स्वीडन के रहने वाले टैक्सोनॉमिस्ट थे, टैक्सोनॉमिस्ट स्वीडन। तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है बच्चों, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये लीनियस साहब ने दिया था। इनका एक किताब था, बुक था, हम बता दें क्या है। इनका बुक था, किताब था, स्पीसीज प्लांटेरम, और एक किताब था सिस्टीमा नेचुरी। तो सिस्टीमा नेचुरी में इन्होंने फॉर एनिमल्स और स्पीसीज प्लांटेरम में फॉर प्लांट्स। तो ध्यान देना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लीनियस साहब ने दिया था। तो सिस्टीमा नेचुरी में एनिमल्स के लिए दिया था। इसमें सिस्टीमा नेचुरी किताब में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात किया था फॉर एनिमल्स, और स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था फॉर प्लांट्स। तो रूल्स क्या है इसका हम बता दें। जो साइंटिफिक नेम है, इसमें बोला गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है, वन नेम, और इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट है, पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड। जो पहला कंपोनेंट है ये जेनेरिक होता है, जेनेरिक नेम या एपिथेट को दिखाता है, ये जेनेरिक एपिथेट को दिखाता है। और दूसरा जो होता है स्पेसिफिक नेम या एपिथेट को दिखाता है। मतलब पहला वाला नाम रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और दूसरा वाला नाम रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को। ये वाला जो जीनस वाला नाम है, जेनेरिक नेम है, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और ये जो स्पीसीज वाला नाम है स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये जीनस से स्टार्ट होगा, जीनस वाला नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पीसीज वाला जो नाम है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और भी रूल्स के बारे में हम जिक्र करते हैं, बताते हैं आपको। तो दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो बायोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम ये लैटिनाइज्ड होता है, लैटिनाइज्ड। ये लैटिन डेराइव्ड होता है, लैटिन एक लैंग्वेज है, लैटिन डेराइव्ड होता है। एंड
written in italics in printed form or separately underlined when handwritten क्या मतलब इसका आप समझिएगा कि जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम बात एक ही है। प्लांट है तो बोटेनिकल नेम बोल दो, एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम बोल दो, दोनों है क्या, बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है। तो जो साइंटिफिक नेम होता है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया होता है, लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, लैटिनाइज्ड होता है, लैटिन डिराइव्ड होता है एंड रिटन इन इटैलिक्स। जब प्रिंटेड फॉर्म में रहता है ना तो तिरछा लिखा जाता है, टेढ़ा लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। या फिर जब आप हाथ से लिखते हो ना तो सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हो। सेपरेटली का मतलब जीनस का नाम के नीचे अलग अंडरलाइन करना है, स्पीसीज वाले कंपोनेंट के नीचे अलग अंडरलाइन करना है, तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है इसको। और ये जो इटैलिक्स है, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन, ये क्या दिखाता है, क्या बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है लैटिन। ये दिखाता है कि ये जो शब्द है ना ये लैटिनाइज्ड है, ये लैटिन डिराइव्ड है, ये दिखाता है। अगर किताब में कोई भी चीज़ छपा हुआ है और तिरछा लिखा है, लैटिनाइज्ड है, मतलब आप समझ लेना, इटैलिक्स में है तो समझ लेना कि ये लैटिन डिराइव्ड है, लैटिनाइज्ड है, आपको ये समझ लेना है। ये बताइए, ये इटैलिक्स या अंडरलाइन रिप्रेजेंट करता है कि ये लैटिनाइज्ड है। अब ये बात उठता है कि जो साइंटिफिक नेम है ये लैटिन भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, लैटिन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल क्यों किया। हिंदी ले लेता, इंग्लिश ले लेता या उर्दू यूज कर लेता। तो इसका रीज़न ये है बच्चों कि जो लैटिन है, लैटिन इवोल्यूशनरी डेड लैंग्वेज है। ध्यान देना, ये जो लैटिन है, लैटिन इवोल्यूशनरी डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अब लैटिन भाषा का, लैटिन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इससे फ़ायदा ये होगा ना, लैटिन भाषा का या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो इसमें बदलाव होने के, चेंजेज होने के पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यूज में होता कोई शब्द तो बनारस से वाराणसी हो जाता, बंगलौर से बंगलुरु हो जाता। ये यूज में था तभी तो बदलाव आया, कोई ना कोई आके इसको चेंज कर दिया। लेकिन अगर जो भाषा कहीं पे यूज ही नहीं होगा, बोला ही नहीं जाएगा, तो उसमें बदलाव आने के चांसेस नहीं हैं। और साइंटिफिक नेम एक बार में तो याद होता नहीं है, जल्दी याद होता ही नहीं है। और अगर ये सोचो अगर बदलता रहता तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता, याद ही कभी ना होता। इसीलिए ऐसा लैंग्वेज लिया गया जो यूज में ही नहीं है, जो प्रैक्टिस में ही नहीं है। तो ये इवोल्यूशनरी डेड लैंग्वेज है, तो इसमें बदलाव के चांसेस ना नहीं है। ये इसका एक फ़ायदा था। और यहाँ पे हम बता दें कि जो ऑथर है, ऑथर या डिस्कवरर, ऑथर या डिस्कवरर का जो नेम है वो लिखा जाता है रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है एंड गेट एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए कि मैंगो का डिस्कवरी, मैंगो है, मैंगो का डिस्कवरी कैरोलस ने किया, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने किया। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। हम हाथ से लिखे हैं तो अंडरलाइन ये कर दिए, ये गलत है। अगर आप ऐसे कर दोगे ना, एक ही लाइन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। जीनस और स्पीसीज के नीचे हम अंडरलाइन सेपरेट करेंगे। ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये जेनेरिक एपिथेट है, ये स्पेसिफिक
एपिथेट है, ये स्पीसीज वाला कंपोनेंट है, ये जीनस वाला, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ। अंडरलाइन क्या दिखा रहा है कि ये लैटिन शब्द है, और अगर इसका डिस्कवरी लिनियस साहब ने किया है तो लिनियस का नाम हम अंतिम में लिख देंगे, ये लिन डॉट एब्रिविएट फॉर्म में लिख देंगे। तो बेटा ध्यान देना, इसके नीचे अंडरलाइन मत लगाना, गलत हो जाएगा। अरे यार लिनियस कौन सा लैटिन थे, ये कौन सा लैटिनाइज्ड है। तो ये वाला नाम और ये वाला नाम याद रखना, ये वाला नाम और ये वाला नाम, ये दो लैटिन में रहेगा, और ये जो ऑथर का नाम रहेगा ना, ये रोमन में रहेगा, ये रोमन टाइप में रहेगा। तो जीनस और स्पीसीज वाला लैटिन में रहेगा और ऑथर का नाम रोमन में रहेगा। ये करेक्ट मैंगीफेरा इंडिका। ये मत देख लेना कि 1 2 3 कंपोनेंट हो गया ट्राइनोमियल ना, ये बाइनोमियल ही, ये तो ऑथर या डिस्कवरर का नाम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो इटैलिक्स से अंडरलाइन दिखाता है, इटैलिक्स या अंडरलाइन रिप्रेजेंट करता है लैटिनाइज्ड, ये लैटिन है। अच्छा एक चीज़ ये देखिएगा, जैसे एनसीईआरटी में पहला पॉइंट लिखा है कि साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम्स आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इसका मतलब आप समझिए, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका क्यों बोला, इंडिका इंडिया से रिलेटेड है। एक्चुअल में बच्चों जो मैंगो है, मैंगो प्लांट किस कंट्री का ओरिजिन है, मैंगो सबसे पहले किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ, इंडिया में हुआ। जो मैंगो है इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है, तो मैंगो का ओरिजिन इंडिया में हुआ है, तो इंडिका दिखाता है कि मैंगो का ओरिजिन इंडिया में हुआ है। लेकिन ये जो इंडिका शब्द है, इंडिका शब्द इंडियन नहीं है, ये लैटिनाइज्ड है। मैंगीफेरा इंडिका जो ये दोनों शब्द है, ये इंडियन नहीं है, ये लैटिनाइज्ड है। हम कह रहे हैं अगर आप सपोज करो, मान लो मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा चाइनेंसिस होता, तो चाइनेंसिस क्या दिखा रहा है कि मैंगो का ओरिजिन चाइना में हुआ है। तो चाइनेंसिस शब्द चाइनीज़ है, लेकिन ध्यान देना जो चाइनेंसिस शब्द है ये दिखा रहा है कि मैंगो का ओरिजिन चाइना में हुआ है, लेकिन जो चाइनेंसिस शब्द है वो चाइनीज़ नहीं है, वो लैटिन है, वो लैटिन होता। तो साइंटिफिक नेम्स लैटिनाइज्ड है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो ओरिजिन किसी भी कंट्री का हो, लेकिन जो शब्द लिया गया है ना, वो शब्द चाइनीज, हिंदी, इंग्लिश नहीं है, वो लैटिनाइज्ड है, ये आपको याद रखना है। तो इटैलिक्स का मतलब है ना, वो तिरछा लिखा जाता है। जैसे हमको अपना नाम इटैलिक्स में लिखना होगा तो कुछ इस तरीके से ऐसे तिरछा लिखा जाएगा ना, ये इटैलिक्स में है, ये तिरछा लिखा गया है, तो ये इटैलिक्स में है, तिरछा लिखा रहेगा, ये इटैलिसाइज्ड है। ऐसे आपने पढ़ा होगा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था ये लैमार्क साहब ने दिया था, लैमार्क साहब ने दिया था। इसमें क्या था ना, इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होता है और 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। क्या क्या, पहला, दूसरा और तीसरा कंपोनेंट। पहला तो जीनस का होता है जो आपने पढ़ा है, दूसरा कंपोनेंट स्पीसीज का होता है जो आपने पढ़ा है, तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो सब स्पीसीज का होता है या फिर वैरायटी, सब स्पीसीज या वैरायटी। अगर एनिमल है तो हम यूज करेंगे सब स्पीसीज, और अगर ये प्लांट है तो फॉर प्लांट्स हम यूज करते हैं वैरायटी। प्लांट के लिए वैरायटी, एनिमल के लिए सब स्पीसीज। जो तीसरा कंपोनेंट है ना वो सब स्पीसीज या वैरायटी है। एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल अगर हम ले लें ट्राइनोमियल का, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, होमो सेपियंस, ये इंडियन क्रो का साइंटिफिक नेम है, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। ऐसे
गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ये गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है अकेसिया निलोटिका इंडिका। ये इंडियन बबूल होता है ना, बबूल का प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम है। तो स्प्लेंडेंस, लास्ट वाला सेपियंस, ये सब स्पीसीज है। ऐसे हमने बोला अकेसिया निलोटिका इंडिका, इंडिका जो हो गया ना वो वैरायटी का नाम है, प्लांट है तो वैरायटी और एनिमल है तो सब स्पीसीज, तो ये ट्राइनोमियल है। एक टर्म यूज होता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक जो टर्म है ना, ये टर्म दिया था, टर्म गिवन बाय लीनियस। लीनियस साहब ने सबसे पहले सिस्टमैटिक्स टर्म यूज किया था, जबकि टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले एपीडी कैंडोले ने यूज किया था। तो सिस्टमैटिक्स जो शब्द है इसका मतलब होता है, ये लैटिन शब्द है, जबकि टैक्सोनॉमी ग्रीक शब्द था। सिस्टमा से लिया गया, सिस्टमा, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन शब्द सिस्टमा मीनिंग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और बेटा ध्यान दो, ये जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी में क्या था, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो सिस्टमैटिक्स क्या हुआ, सिस्टमैटिक क्या है एक लाइन में हम डिफाइन कर देते हैं। सिस्टमैटिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Systematics deals with the study of diversity among living organisms and also considers evolutionary relationship along with taxonomy. Taxonomy की तो बात करता ही करता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन सब की बात तो टैक्सोनॉमी करता ही करता है। इसके साथ इसके अलावा फाइलोजेनी भी आ जाता है, ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये उसकी बात भी करता है। टैक्सोनॉमी के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखता है ऑर्गेनिज्म के बीच में। जैसे आप देखिए, मोनेरा से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ, प्रोटिस्टा से फंजाई इवॉल्व हुआ, प्लांटी इवॉल्व हुआ, एनिमलिया इवॉल्व हुआ, तो इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनी और टैक्सोनॉमी दोनों को मिला के बना है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक एक ब्रॉड टर्म हो गया, टैक्सोनॉमी से भी बड़ा टर्म हो गया, सिस्टमैटिक का पार्ट हो गया टैक्सोनॉमी। लीनियस साहब ने एक किताब लिखा था सिस्टीमा नेचुरी, सिस्टीमा नेचुरी। तो इसी किताब में लीनियस साहब ने सबसे पहले सिस्टमैटिक्स का जिक्र किया था। जो सिस्टमैटिक्स शब्द है ना, सबसे पहले लीनियस साहब ने इसी किताब में जिक्र किया था। तो लीनियस यूज्ड सिस्टीमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लीनियस साहब ने सबसे पहले इसी बुक में, इसी किताब में सिस्टमैटिक्स शब्द का जिक्र किया हुआ था। बाकी ये जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी और नोट्स, ये जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है लेक्चर, ये आप अच्छे से इसको फॉलो करें। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तुरंत हम आपका टेस्ट लेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएं। तब तक आप अच्छे से हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच।